हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे हेडिंग 7th B.4 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स से रिलेटेड जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज, उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स होते क्या हैं? एसिड्स आर द कंपाउंड्स विच आर एसिडिक इन नेचर, like formic acid, acetic acid, sulfuric acid, etc. And same time, the compounds which are basic in nature are known as bases. For example, sodium hydroxide, potassium hydroxide, ammonium hydroxide, these all are bases. And acid और base आपस में react करके salts form करते हैं। ठीक है, तो acid और base के जो combined compounds हैं, जो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉल्ट्स कहते हैं। लाइक NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम एसीटेट, एट्सेट्रा। तो ये सभी सॉल्ट्स हैं जो रिलेटेड एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं। बट एसिड और बेस को हम स्टडी करेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर। तो एसिड और बेस को डिफ़ाइन करने के लिए टाइम टू टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज़ दी हैं। उन थ्योरीज़ की हेल्प से हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स को एसिड या बेस के फॉर्म में क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसका ये मतलब हुआ कि कोई एक थ्योरी हमारे पास ऐसी नहीं है जिसके बेसिस पर हम सभी कंपाउंड्स को एसिड या बेस के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर पाएँ। तो देर आर मेनली 3 डिफरेंट थ्योरीज़, और ये जो डिफरेंट थ्योरीज़ हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड हैं, जो एसिड और बेस को डिफरेंटली डिफ़ाइन करती हैं। ठीक है बच्चों, तो पहली जो थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे वो सबसे पॉपुलर थ्योरी है और सबसे इनिशियल थ्योरी, स्टार्टिंग थ्योरी भी है। एंड दैट थ्योरी इज़ नोन एज आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो ये फर्स्ट थ्योरी है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी है। एक्चुअली आर्हीनियस ने थ्योरी दिया था और वो थ्योरी थी थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। और उस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन के ही कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हम आर्हीनियस के साथ उनकी एसिड बेस थ्योरी के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन के ही कुछ पॉइंट को हम एज द डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। और रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हमने आर्हीनियस का नाम दे दिया है, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जो एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं और एक्वस कंडीशन में फ्री हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं और एक्वस कंडीशन में वो H+ आयंस रिलीज करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? आर्हीनियस एसिड और सिंपली एसिड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी है आर्हीनियस की थ्योरी फॉर द एसिड्स। सो प्रोटॉन रिलीजर compounds in aqueous condition are known as acids. For example, these are the arrhenius acids. ये सभी compounds ऐसे हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, like HCl, HNO3, H2SO4। ठीक है बच्चों, और जब इन रिलेटेड कंपाउंड्स को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो वाटर में डिज़ोल्व करने पर इनकी जो कंडीशन होगी, स्टेट होगी, उसे हम क्या कहेंगे? एक्वस स्टेट। तो एक्वस स्टेट में ये कंपाउंड्स जो हैं वो पॉजिटिव आयन H+ प्रोड्यूस करते हैं प्लस रिलेटेड नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो H+ आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए ये जो रिलेटेड कंपाउंड्स हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इन्हें हम एसिड कहेंगे। ठीक है, तो ये जो एसिड्स हैं ये मिनरल एसिड्स हैं, और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं ये मिनरल एसिड्स हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स जितने भी हैं उन्हें हम वीक एसिड्स कहते हैं। तो मिनरल एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड्स जो है ना वो वीक एसिड्स कहलाते हैं
and one mineral acid is also there, phosphoric acid. So mainly all organic acid and the acids like phosphoric acid and carbonic acids, these all are known as weak acids, जो partially dissociate होते हैं aqueous condition में. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है बेसिस के लिए. आर्हीनियस के अकॉर्डिंग बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोक्सिल आयंस के फॉर्म में एक्वस कंडीशन में रिलीज होता है. तो ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोक्सिल आयंस रिलीज करते हैं इन एक्वस कंडीशन, उन्हें हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं. तो ये बेस का डेफिनेशन हो गया आर्हीनियस के अकॉर्डिंग. कंपाउंड्स जैसे कि NaOH, KOH, BaOH होल ट्वाइस, इन सभी में OH ग्रुप प्रेजेंट है और ये OH ग्रुप जो है वो एक्वस कंडीशन में OH माइनस फॉर्म में रिलीज होता है. तो ये सभी कंपाउंड्स क्या हैं? बेसिस है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस. ठीक है. तो NaOH, KOH दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है? वीक बेसिस है जो पार्शली डिसोशिएट होते हैं. ठीक है बच्चों. इसके बाद लास्ट में बुक में दे रखा है एक अलग से एक ब्लॉक बना दिया है जिसमें आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के, वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस. ठीक है. और नीचे एक डेफिनेशन दे रखी है फॉर एल्कली. सो बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज एल्कली. ओके. इसका मतलब क्या हुआ कि सभी बेसिस जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है. सम और फ्यू बेसिस आर देयर विच आर सॉल्युबल इन वाटर. तो वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज एल्कली, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. लेकिन जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं है वो बेस तो हैं बट एल्कली नहीं है. ठीक है. इसीलिए यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है ऑल द एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कलीज. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट पेज. न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस. सो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें H+ आयन और OH- आयन आपस में कंबाइन होकर के वाटर फॉर्म करते हैं. तो वाटर क्या है? एक न्यूट्रल कंपाउंड है. तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H+ एंड OH- आयन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन. अब आपको क्या पता है? आपको पता है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो एसिड जो है ना वो एक्वस कंडीशन में H+ आयन प्रोड्यूस करता है और बेस प्रोड्यूस करते हैं OH- आयन. तो ये जो दोनों आयन्स प्रोड्यूस होते हैं एसिड बेस रिएक्शन में, ये आपस में मिलके वाटर फॉर्म करते हैं. ठीक है. तो हम एसिड बेस रिएक्शन में सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्मेशन को भी हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर भी जो एसिड का एसिडिक कैरेक्टर है, एसिड का एसिडिक कैरेक्टर और बेस का बेसिक कैरेक्टर दोनों क्या हो जाते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट. तो दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट. ठीक है बच्चों. इसके पहले जो है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन, उसके पहले आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है? तो यहाँ पर 3 डिफरेंट पॉइंट्स दे रखे हैं. क्या इंपॉर्टेंस है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की? फर्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं? एसिड की स्ट्रेंथ या बेस की स्ट्रेंथ को बता सकते हैं. ठीक है. तो कोई एसिड जितना ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करेगा वो उतना ही क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. और इसी तरह से जो बेस जितने OH- आयन प्रोड्यूस करेगा एक्वस कंडीशन में वो इतना ही क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा. ठीक है. तो ऐसे एसिड्स या बेसेस
जो कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं, दोज एसिड्स एंड बेसिस विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस, क्योंकि वो मैक्सिमम H+ आयन और OH- आयन प्रोड्यूस करेंगे। इसके अपोजिट जो पार्शियली डिसोशिएट होंगे वो वीक एसिड या वीक बेसिस होंगे। सेकेंड जो बेनिफिट है, इंपॉर्टेंस है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का, दैट इज फिनोमेनन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जिसकी अभी हम लोगों ने बात किया कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एसिड और बेस दोनों ही अपना रिलेटेड नेचर ख़त्म कर देते हैं, और ये जो नेचर ख़त्म होता है वो इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट ख़त्म होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है बच्चों, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। The last importance is salt hydrolysis। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट है ये इस बुक के लास्ट में एक टॉपिक दे रखा है, तो हम लोग मेनली इस टॉपिक को वहीं डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि जब हम किसी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन होता है वो सॉल्ट के टाइप के बेसिस पर एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि जब हम किसी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है वो पर्टिकुलर सॉल्ट के टाइप के बेसिस पर एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर या न्यूट्रल हो सकता है। तो इस कंप्लीट कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका डिटेल अकाउंट हम लोग वहाँ करेंगे जहाँ पर ये टॉपिक है आपके पास, और इस चैप्टर के लास्ट में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो हम लोग इस पॉइंट को, इस टॉपिक को वहीं डिस्कस करेंगे। देन हम लोग बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस थ्योरी, और फर्स्ट क्या है? नेचर ऑफ H+ एंड OH- आयंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आर्हेनियस ने अपनी थ्योरी में H+ एंड OH- आयन का नेचर क्या है उसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स वो हैं जो H+ आयंस देते हैं एक्वस कंडीशन में, और बेसिस वो हैं जो OH- आयंस देते हैं। ठीक है, तो ये जो आयंस हैं ये वाटर में एक्वस कंडीशन में हाइड्रेटेड आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड आयंस। अब ये हाइड्रेटेड आयंस क्या होते हैं? तो वाटर मीडियम में, वाटर के मीडियम में जब किसी आयन को, मान लीजिए A पॉजिटिव आयन है और इस आयन को एक्वस कंडीशन में या वाटर के मीडियम में वाटर के मॉलिक्यूल्स चारों ओर से सराउंड कर लेते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो उस कंडीशन में इस रिलेटेड आयन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड आयन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो H+ एंड OH- आयंस हैं ये भी एक्वस कंडीशन में हाइड्रेटेड आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, देन सेकंड जो लिमिटेशन है दैट इज लिमिटेड स्कोप। आर्हेनियस थ्योरी जो है उसका स्कोप लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि आर्हेनियस ने बहुत ही क्लियरली कहा है कि जो प्रोटॉन डोनर्स है H+ जो दे रहे हैं एक्वस कंडीशन में वो एसिड है, और OH- आयन जो रिलीज कर रहे हैं एक्वस कंडीशन में वो बेसिस है। ठीक है, तो एक्वस कंडीशन को इन्होंने फोकस किया हुआ है। एसिड और बेस को आर्हेनियस थ्योरी के बेसिस पर हम तभी डिफाइन कर सकते हैं या तभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब उनको हम एक्वस कंडीशन में लेंगे। ठीक है, तो ऑलवेज एक्वस कंडीशन में लेने पर ही हम आर्हेनियस के बेसिस पर एसिड बेस को डिफाइन कर सकते हैं। नॉन एक्वस कंपाउंड्स जो हैं वो एसिड है या बेस, उस पर कोई भी फोकस आर्हेनियस थ्योरी में नहीं किया गया। देन थर्ड पॉइंट है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो एसिड हैं या बेस हैं, उनको आर्हेनियस की थ्योरी के बेसिस पर हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बट हम जानते हैं कि वो एसिड हैं या बेस हैं।
ठीक है। जैसे कि एग्जांपल CO2, SO2, SO3, ये सभी ऑक्साइड्स जो है इन्हें हम एसिड कहते हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। जबकि इनमें H+ आयंस प्रेजेंट नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी जो ऑक्साइड्स हैं ये वाटर के साथ H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, तो इनका नेचर एसिडिक हो गया। एक्वस कंडीशन में ये H+ आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट आर्हीनियस ने इनको एसिड नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा है? क्योंकि इनमें H एटम्स प्रेजेंट नहीं है। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग वो कंपाउंड्स जिनमें H प्रेजेंट है और ये H इन द फॉर्म ऑफ H+ रिलीज होते हैं इन एक्वस कंडीशन, तो उन्हें एसिड कहते हैं। बट यहाँ पर H प्रेजेंट नहीं है, बट फिर भी ये कंपाउंड्स जो हैं वो वाटर के साथ H+ प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह से अमोनिया बेस है, ये आर्हीनियस की थ्योरी के बेसिस पर हम नहीं बता सकते हैं, जबकि ये बेस है क्योंकि इस एक्वस कंडीशन में ये OH- आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चों, तो ये एक इनेबिलिटी है आर्हीनियस थ्योरी की कि ये कुछ कंपाउंड्स के एसिडिक और बेसिक नेचर को डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। ठीक है, इसके बेसिस पर हम बात करेंगे। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम क्या बताते हैं कि द सब्सटेंसेस और केमिकल्स विच डोनेट प्रोटॉन और विच आर हैविंग अ टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन आर नोन एज एसिड्स, एंड जो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के बेसिस पर, थ्योरी के बेसिस पर, प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड वेयर एज प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेसिस। ठीक है बच्चों, तो ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का थ्योरी है। एग्जाम्पल के लिए अमोनिया वाटर से जब रिएक्ट कर रहा है तो वाटर क्या काम कर रहा है? वाटर से एक H+ आयन अमोनिया को मिल रहा है, तो अमोनिया जो है वो अमोनियम आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो वाटर प्रोटॉन डोनर का काम कर रहा है, इसलिए वाटर क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। और अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम कर रहा है, इसलिए वो बेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से जो सेकंड एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, कार्बोनेट आयन एंड वाटर, तो यहाँ पर भी वाटर जो है वो प्रोटॉन रिलीज करेगा और उसको गेन करेगा कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट प्रोटॉन रिलीज के बाद बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो वाटर जो है वो प्रोटॉन डोनर है, इसलिए वो एसिड है, ब्रॉन्स्टेड एसिड, एंड जो कार्बोनेट है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए वो बेस है। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर ये जो हमने एग्जाम्पल्स देखे, यहाँ पर वाटर जो है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जहाँ पर वाटर बेस की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे बेस की तरह बिहेव कर रहा है? जब बाइकार्बोनेट आयन जो है वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो ये जो प्रोटॉन है वो वाटर के पास आ रहा है, तो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो रहा है प्लस कार्बोनेट आयन। तो यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन जो है वो प्रोटॉन डोनर का काम कर रहा है, इसलिए वो क्या हो गया? ब्रॉन्स्टेड एसिड हो गया, और उसके अगेंस्ट वाटर क्या है? बेस हो गया। तो वाटर जो है वो प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों की तरह काम कर रहा है, इसीलिए उसका नेचर कैसा है? एम्फोटेरिक नेचर है। ठीक है बच्चों, एम्फोटेरिक नेचर। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, या सब्सटेंसेस जो एसिड और बेस दोनों तरह से बिहेव करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं। तो वाटर एसिड और बेस दोनों तरह से बिहेव करता है, तो इसलिए वो क्या है? एम्फोटेरिक कंपाउंड है या एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट पेज। कंक्लूजन्स ऑफ द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। तो इसमें फर्स्ट दे रखा है वाटर इज एम्फोटेरिक कंपाउंड,
So amphoteric compound or amphoteric species are the species which can behave both as an acid or base. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये एक नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है। इसमें ये बताया गया है कि जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी है वो केवल एक्वस कंडीशन तक लिमिटेड नहीं है। ठीक है, जो नॉन एक्वस कंडीशन में भी प्रोटॉन डोनर या प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम कर रहे हैं, उन्हें हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी के बेसिस पर एसिड या बेस कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमोनिया एंड HCl, यहाँ पर HCl जो है वो प्रोटॉन डोनर का काम करता है और अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्टर का। तो अमोनिया क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, और HCl एसिड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट में कि इफ टू एसिड्स आर मिक्स टुगेदर द स्ट्रॉन्गर एसिड डोनेट प्रोटॉन and behave as an acid, the weaker acid accept a proton and behaves as a base. ठीक है, तो यहाँ पर ये दो एसिड हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड है और एक एसिटिक एसिड है। आपको पता है कि एसिटिक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक एसिड है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड से कंपैरेटिवली कैसा है, वीक एसिड है, और वीक एसिड होने की वजह से इसकी जो प्रोटॉन डोनेशन कैपेसिटी होगी वो सल्फ्यूरिक एसिड से कम होगी। इसलिए इस रिएक्शन में एसिटिक एसिड एज अ बेस रिएक्ट करेगा और सल्फ्यूरिक एसिड एज एन एसिड बिहेव करेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटॉन डोनर का काम करेगा और एसिटिक एसिड प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करेगा। ठीक है, तो एसिटिक एसिड यहाँ कैसा बिहेव करेगा, एज अ बेस। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, आयंस में एक्ट एज एन एसिड और बेस। आयंस जो हैं वो एसिड और बेस दोनों तरह से काम कर सकते हैं, वो एज एन एसिड भी काम कर सकते हैं और एज एन बेस भी काम कर सकते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के बेसिस पर हम आयंस को भी एसिड या बेस बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि HS- आयन, बाइसल्फाइड आयन। बाइसल्फाइड आयन जो है वो प्रोटॉन डोनेट करके कन्वर्ट होता है सल्फाइड आयन में। तो यहाँ पर बाइसल्फाइड आयन प्रोटॉन डोनर का काम कर रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, प्रोटॉन डोनर है तो वो एसिड हो गया। ठीक है, बाइसल्फाइड आयन एसिड हो गया। अब क्या है, बाइसल्फाइड आयन जो है वो प्रोटॉन ले करके H2S में भी कन्वर्ट हो सकता है प्रोटॉन लेने के बाद। तो इस कंडीशन में बाइसल्फाइड आयन क्या हो गया, बेस हो गया। जब ये प्रोटॉन ले रहा है, कन्वर्ट हो रहा है H2S में, तो ये बेस हो जाएगा, और जब ये प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है सल्फाइड आयन में, तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये जो आयन है बाइसल्फाइड आयन, ये एसिड और बेस दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, जो 6th पॉइंट कह रहा है। तो आयंस को भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज एन एसिड और बेस। तो यहाँ पर बाइसल्फाइड आयन दोनों तरह से बिहेव कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि बाइसल्फाइड आयन जो है वो एक एम्फोटेरिक आयन है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, acids and bases which differ by a proton only are called conjugate acid base pairs। तो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग हर एक एसिड का रिलेटेड बेस होता है और हर एक बेस का रिलेटेड एसिड होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट पेयर कहते हैं। ठीक है, हर ब्रॉन्स्टेड एसिड का एक रिलेटेड बेस होता है और हर बेस का एक रिलेटेड एसिड होता है। इन पेयर को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट पेयर कहते हैं। और इन कॉन्जुगेट पेयर्स में एक H+ का डिफरेंस होता है। इनका जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, एक H+ का। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर HF है ये
और HF जो है प्रोटॉन रिलीज करके कन्वर्ट होता है F- में। तो HF क्या है, ब्रॉन्स्टेड एसिड हो गया, ये प्रोटॉन डोनर है तो ये एसिड हो गया, और इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या हो जाएगा, फ्लोराइड आयन, ये बेस हो गया। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो एक H+ आयन का है। तो ये एक दूसरे के साथ क्या है, इनके बीच में कॉन्जुगेट रिलेशन है। इस बेस का ये कॉन्जुगेट एसिड है और इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही कुछ और भी एग्जाम्पल्स यहां दिए हुए, ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ठीक है, जैसे कि H2S, H2S जो है वो प्रोटॉन रिलीज करेगा, प्रोटॉन रिलीज करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, HS- में। तो H2S का जो H2S प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, तो H2S क्या हो गया, एसिड हो गया, और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, HS-, ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। ठीक है, एसिड बेस। अब अगर आपके पास HS- है, HS-, ठीक है, HS- है, और आपको पता है कि ये प्रोटॉन ले भी सकता है और प्रोटॉन रिलीज भी कर सकता है, लेकिन HS- के लिए आपसे पूछा जाता है कॉन्जुगेट बेस। तो HS- का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, S2-। कॉन्जुगेट बेस कंडीशन में HS को क्या करना होगा, प्रोटॉन रिलीज करना पड़ेगा, तो S2- क्या हो जाएगा, HS का कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से HS- का जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो H2S होगा। तो इन रिलेटेड एसिड और बेस के बीच में कितने का डिफरेंस है, एक H+ आयन का। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हो कि H2S का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो S2- नहीं होगा, ऐसा भी आप कह सकते हो। H2S का कॉन्जुगेट बेस S2- नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 H+ का डिफरेंस है। तो H2S का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो HS- होगा, ना कि S2-। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है सॉल्यूशन में, H3O+ एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, H3O+ का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या हो जाएगा, एक H+ का डिफरेंस होगा तो उसे क्या होना पड़ेगा, H2O होना पड़ेगा। ठीक है, और H2O का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, OH- होगा, क्योंकि H2O दोनों तरह से बिहेव करता है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर को डिफरेंशिएट करेंगे। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। तो यहाँ बताया गया है कि किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो ऑलवेज क्या होगा, वीक होगा, वीक बेस होगा, और वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, फिर से एक बार, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जो इजीली प्रोटॉन रिलीज करते हैं, उनके जो रिलेटेड बेसिस होंगे जो प्रोटॉन रिलीज के बाद फॉर्म होंगे वो कैसे होंगे, वीक बेसिस होंगे। और जो वीक एसिड्स हैं उनके जो नेगेटिव आयंस होंगे, है ना, वो नेगेटिव आयंस क्या होंगे, कॉन्जुगेट बेस होंगे। तो वो नेगेटिव आयंस या कॉन्जुगेट बेस कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। फर्स्ट इज पॉइंट कि ये केवल मॉलिक्यूल्स को नहीं बल्कि आयंस को भी डिफाइन करता है कि वो एसिड है या बेसिस है। ठीक है, फिर बेसिस लाइक सोडियम कार्बोनेट, अमोनिया, इनको भी डिफाइन करता है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। इनके भी एसिडिक बेसिक नेचर को ये डिफाइन करता है, जिनको आर्हेनियस थ्योरी डिफाइन नहीं करती है। फिर
ये जो एसिड बेस रिएक्शंस हैं, है ना, जिनमें NH4Cl फॉर्म हो रहा है, ये नॉन एक्वस कंडीशन में हो रही हैं, नॉन एक्वस कंडीशन में हो रही हैं। इन रिएक्शंस को भी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं, प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर, है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। यहाँ पर प्रॉब्लम आया कि ये जो ऑक्साइड्स हैं, जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं और जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं, इनके नेचर को ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के थ्रू हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। फिर ये जो कंपाउंड्स हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ये एसिड हैं या बेसिस हैं, इसको, इन कंपाउंड्स के बारे में भी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के थ्रू हम कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन आता है नेक्स्ट न्यू कॉन्सेप्ट, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। सो लेविस ने क्या बताया कि सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन डोनर हैं वो बेसिस होंगे और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं वो एसिड्स होंगे। तो अगर ए कोई केमिकल यूनिट है और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रही है, माइनस इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने वाली यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने वाली यूनिट क्या होगी? बेस होगी, अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी। और अगर कोई यूनिट जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, यानी वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, तो वो क्या हो जाएगी? लेविस एसिड हो जाएगी। तो ये लेविस का कॉन्सेप्ट है एसिड बेस का। ठीक है बच्चों, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पहला जो एग्जांपल दे रखा है कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ अमोनिया के रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अमोनिया के पास जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का जो सेंट्रल एटम है बोरॉन, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। बोरॉन के पास इसके अराउंड टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो अमोनिया क्या करता है? अमोनिया एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरॉन को रिलीज करता है, डोनेट करता है, तो इन दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो लेविस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम इस तरह की रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं जहां पर एक इलेक्ट्रॉन डोनर दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से दूसरा रिएक्शन दे रखा है अमोनिया एंड H+ के बीच का रिएक्शन। H+ आपको पता है कि H+ के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है H+ कंडीशन में। अमोनिया क्या काम करता है? अपना लोन पेयर H को डोनेट करता है H+ को, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है जिसको हम अमोनियम आयन के फॉर्म में जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शंस को हम लुईस बेस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ लेविस बेसिस। लेविस बेसिस के टाइप्स बोला हुआ है, तो 2 टाइप्स हैं। ऐसे जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो सभी क्या है? लुईस बेसिस कहलाते हैं। ये जो लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं इन कंपाउंड्स के पास, इन्हें ये इजीली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यूनिट्स को डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, those all are behaving as electron donor units and known as Lewis bases. सेम वे जितने भी नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं वो सभी लुईस बेस कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह से लुईस एसिड्स, ऑल न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स आर नोन एज लुईस बेसेस, लाइक एल्यूमिनियम क्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, फेरिक क्लोराइड एटसेट्रा, जिनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। और इसी तरह से जितने भी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं और इसीलिए वो सभी भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं एंड ऑल्सो नोन एज लुईस एसिड्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स की जिनके सेंट्रल एटम के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी ये एम्प्टी d ऑर्बिटल्स में
इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को भी हम क्या कहेंगे, लुईस एसिड कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड में जो सिलिकॉन है इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं जिसमें वो फ्लोराइड से इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो ऐसे कंपाउंड्स भी क्या हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल्स लुईस एसिड होंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ पर लुईस एसिड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, वो जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और जो मल्टीपल बॉन्ड से लिंक्ड हैं, तो उनमें क्या होगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ चले जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ डीलोकलाइज हो जाएंगे इस कंडीशन में, तो ये कंपाउंड्स क्या होंगे, एज ए लुईस बेस बिहेव करेंगे विद नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो जब ये डीलोकलाइज हो रहे हैं, लुईस बेस, लुईस एसिड, पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हुए, तो ये साइड जो है ना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइड के साथ ये आके ऐड हो जाएगा। तो जब ये डीलोकलाइज हुए नेगेटिव साइड या के इधर जुड़ेगा, तो उस कंडीशन में ये नेगेटिव चार्ज के साथ यहाँ आ रहा है, तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और ये लुईस बेस की तरह इलेक्ट्रॉन डोनर। लेकिन जब ये फॉर्म हो गया उसके बाद आप देख रहे हो कि O जो है ना वो नेगेटिव चार्ज कैरिंग है, तो उस कंडीशन में अब ये फर्दर जब रिएक्ट करेगा तो किस फॉर्म में रिएक्ट करेगा, एज अ लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा। ठीक है बच्चों। तो ये लुईस कॉन्सेप्ट है फॉर एसिड एंड बेसिस। देन आते हैं लिमिटेशंस के लिए। तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है लुईस थ्योरी का वो है कि फर्स्ट पॉइंट, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ सच कंपाउंड्स विच आर हैविंग H एटम्स इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन के लिए है और ना ही इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। तो ये क्या है, ये एसिड और बेस, ऐसा ये डिफाइन लुईस थ्योरी के बेसिस पर हम नहीं कर सकते हैं। फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, एसिड एंड बेस के रिलेटिव स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है इसका, फिफ्थ पॉइंट, कि H+ आयंस की जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है उसको भी हम लेविस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये कुछ मेजर ड्रॉबैक्स हैं लेविस कॉन्सेप्ट के। तो ये थी एसिड एंड बेसिस से रिलेटेड थ्योरीज। 3 डिफरेंट थ्योरी आज हम लोगों ने स्टडी किया। फर्स्ट वाज आर्हेनियस थ्योरी, सेकंड वाज ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी थ्योरी एंड थर्ड वाज लेविस थ्योरी। तो इन तीनों थ्योरीज में ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी थ्योरी पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करना है। थैंक यू।